हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कल फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कर लिए थे एचटेट के। तो आज हम अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमें ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि एचटेट कितना एनसीईआरटी पे फोकस करता है एंड कितना एक्स्ट्रा टॉपिक पे फोकस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज। तो लैक ऑपरॉन हम सब ने पढ़ा होगा, लैक्टोज ऑपरन को लैक ऑपरन बोलते हैं। यहाँ पे जो एलोलैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे ZYA जीन होते हैं। मैंने आपको लैक ऑपरन बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इंड्यूसर वहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करेगा। पर अगर वहाँ पे हम कुछ ऐसा बाइंड कर दें जो रिप्रेस कर दे इंड्यूसर को, तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। सो जो आपका लैक ऑपरॉन है वो नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। एंड आई थिंक एक बार क्वेश्चन था शायद 2023 का, 3 ऑपरॉन थे, तीनों का नाम था लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, अरेबिडोज ऑपरॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरॉन। सो आपका वहाँ पे ऑप्शन था कि तीनों ही ऑपरॉन जो हैं वो एग्जाम्पल हैं ऑपरॉन के। ओके, सो लैक ऑपरॉन आपको पढ़ना है। ये एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से आपका पेज नंबर 101 एंड 110 पे गिवन है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What form of energy is radiated by the earth which is absorbed by greenhouse gases to cause global warming? तो इसका आपका सिंपल आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज। रेडियो वेव हम माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो यहाँ पे नहीं आएगी। एंड विजिबल रेज जो है वो तो हम फोटोसिंथेसिस में एंड विबग्योर में देखते ही हैं। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओजोन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या होती है? वो ओजोन जो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और वो शील्ड की तरह एक्ट करती है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सन। UV rays are highly injurious to living organism since DNA and protein of living organism preferably absorb UV rays. UV रेज जो है वो हमारे लिए हाईली इंजूरियस है क्योंकि हमारी बॉडी का जो DNA प्रोटीन है, UV रेज उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे क्या होता है, हमारे हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं विद इन दीज मॉलिक्यूल। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन एयर in a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in terms of Dobson unit. So this is also your previous year question कि हम ओजोन को किस यूनिट में मेजर करते हैं। सो डॉप्सन यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। ओजोन गैस इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ UV रेज ऑन मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ओजोन गैस कैसे बनती है? UV रेज जब डायरेक्टली एक्ट करती हैं ऑक्सीजन पे और ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और UV रे स्ट्रेटोस्फेयर में मॉलिकुलर ऑक्सीजन को रिड्यूस भी करती हैं। तो बैलेंस होना चाहिए प्रोडक्शन में और डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन में स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि हमारी लाइफ का बैलेंस डिसरप्ट ना हो। आजकल CFCs भी बैन हो चुके हैं क्योंकि पहले जो रेफ्रिजरेटर्स थे और ACs थे वो CFC डिस्चार्ज करते थे, जो क्या करते थे, ओजोन होल जिसकी वजह से क्रिएट हो गया, वो डिप्लीट कर रहे थे ओजोन गैस को। तो यहाँ पे यही लिखा है, डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC फाइंड वाइड यूज एज अ रेफ्रिजरेटर। CFC फाइडली कहाँ पे पहले यूज होते थे? रेफ्रिजरेटर में। CFC का डिस्चार्ज लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से क्या करता है, मूव अप करता है और स्ट्रेटोस्फेयर पहुँच जाता है। इन स्ट्रेटोस्फेयर UV रेज जो है वो थिक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और वहाँ पे वो क्लोराइड एटम रिलीज़ करते हैं। क्लोराइड जो है वो ओजोन को डिग्रेड कर देता है, जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है विद दिस एटम एक्टिंग मेरेली एज अ कैटलिस्ट। क्लोराइड एटम जो है उसको रिएक्शन के दौरान हम कंज्यूम नहीं करते। हैंस वट एवर CFC आर एडेड टू स्ट्रेटोस्फेयर, वो वहाँ पे परमानेंट रह जाती हैं और ओजोन लेयर को डिग्रेड करती हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज अक्रिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो डिप्लीशन है वो पर्टिकुलरली सबसे पहले कहाँ पे देखी गई थी, एंटार्क्टिक रीजन में। तो उससे क्या हुआ, एक लार्ज ओजोन होल बन गया, ओजोन लेयर वहाँ पे थिन हो गई और उसको हमने क्या बोला, ओजोन होल। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, UV रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन UVB। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट B रे से छोटी होती है वो कम्प्लीटली कौन एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर।
जिससे ये पता चलता है कि जो ओजोन लेयर है वो इंटैक्ट है, पर जो यूवीबी है वो डैमेज करती है डीएनए को, जिससे म्यूटेशन हो जाती है और वेरियस प्रॉब्लम आ सकती है। उससे क्या होता है, स्किन की एजिंग होती है, स्किन कैंसर होता है, डैमेज हो जाता है और वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स। इन ह्यूमन आई जो हमारा कॉर्निया है वो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई डोज ऑफ यूवी बी कॉज कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे हमें स्नो ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। अब रिकॉग्नाइजिंग द डेलेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था। ये प्रोटोकॉल कहाँ पे साइन हुआ था, कनाडा में 1987 में, जिन्होंने बोला कि हम एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का प्रिवेंशन करेंगे। सब्सिक्वेंटली और भी बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर। एक प्योर वाटर है, उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया तो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं रहेगी। कोई भी पोटेंशियल कभी भी ज़ीरो से ज़्यादा नहीं होती। तो बिकम मोर देन ज़ीरो नो, बिकम लेस देन ज़ीरो येस, और डज नॉट चेंज ये गलत है। अगर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो जो प्योर वाटर है वो वहाँ पे कम हो जाएगा और सॉल्यूट उसमें आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया गया है, और जो प्रॉपर पोटेंशियल होती है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मैं पढ़ाई देती हूँ। टू कॉम्प्रहेंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिससे हमें वाटर के मूवमेंट को समझने में हेल्प मिलेगी। सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल जो है वो दो मेन कंपोनेंट है वाटर पोटेंशियल के। वैसे तो मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आता है, बट हम उसको मैक्सिमम टाइम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो मूव करते हैं एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे। इन लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म रैंडम मोशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो रैपिड है, मतलब फास्ट है और कांस्टेंट है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ग्रेटर ही काइनेटिक एनर्जी होगी और ग्रेटर ही वाटर पोटेंशियल होगी। हेंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूट डालने पे, तो ये गलत बात है क्योंकि प्योर वाटर की मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है। इफ़ टू सिस्टम containing water are in contact, random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from the system with higher energy to one with lower energy। अगर हम कोई दो सिस्टम लेते हैं जिसमें वाटर कॉन्टेक्ट में है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेट मूवमेंट है वो होगा हाई एनर्जी वाले रीजन से लो एनर्जी के रीजन पे। दस वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। अब हाई वाटर पोटेंशियल से वाटर कहाँ जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल में, और दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो इसी पेज से उन्होंने दो क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। कल मैंने डिफ्यूजन पढ़ाया था, आज मैं वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ। अब इफ़ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, अगर कोई सॉल्यूट हम प्योर वाटर में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन के पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे और कंसनट्रेशन जो होगी फ्री एनर्जी वो वाटर की डिक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर रिड्यूसिंग इट वाटर पोटेंशियल। तो यही आपका आंसर है, दैट इट बिकम लेस देन ज़ीरो। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड। देखो एसिडिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। बेसिक अमाइनो एसिड वेलिन नहीं होता, वेलिन आपका ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होता है। बेसिक आपके होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड लाइसिन नहीं होता क्योंकि लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड है। एरोमेटिक एसिड आप कैसे याद करोगे, वाइफ से, तो वाइफ फिनाइल अलानिन, वाई फॉर टायरोसिन एंड एफ फॉर फिनाइल अलानिन एंड डब्ल्यू फॉर फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ओके, सो आपका आंसर होगा ए एंड डी आपका सही है, तो आपका आंसर होगा बी एंड सी। 1 इज़ योर आंसर एंड दिस इज क्लासिफिकेशन दैट बेसिक अमाइनो एसिड जो पोलर हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो है आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। देन वी हैव एसिडिक पोलर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जिन पे कोई चार्ज नहीं है पर वो पोलर हैं वो है एस्पैराजिन, ग्लूटामीन, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन एंड ये आपके हैं नॉन पोलर। एंड आपके ब्रांच चेन कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एंड फिनाइल अलानिन। देन द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच टॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ना एक चीज़ पड़ी हुई है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट
जो हमारी एनर्जी है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कम होती है, मतलब जो टर्शरी ट्रॉपिक लेवल है उस पर सबसे कम एनर्जी पाई जाएगी। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई, वो कन्वर्ट हो जाता है डेट्रेटस और डेड बायोमास में, जो सर्व करता है एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी डिमांड्स पे। तो जो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्टैंडिंग क्रॉप। द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्रॉप। जो स्टैंडर्ड क्रॉप है उसको हम मेज़र करते हैं एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म अभी जी रहा है उसका मास कितना है या फिर वो कितना नंबर है उसका पर यूनिट एरिया में। जो बायोमास है स्पीशीज़ का, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं या तो फ्रेश वेट में या ड्राई वेट में। ड्राई वेट कैसे होगा, अगर हमने उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर दिया तो ड्राई वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट। ड्राई मास इसलिए क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट में वेरी, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिक फूड चेंज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी 10% लो फॉलो करते हैं, जिसको हम लिंडमैन लो भी बोलते हैं, कि हर एक टॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए जो हमारे नंबर ऑफ टॉपिक लेवल हैं वो 3 to 4 ही होते हैं। एंड ये भी आपका स्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज लिंडमैन एफिशिएंसी एंड 10%। यहाँ पे आपको स्टैंडिंग क्रॉप तो समझ आ गया। अब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। कोई भी कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, कि सन कितनी एनर्जी दे रहा है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को सस्टेन करने के लिए। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, कि अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना खाना हमारा प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेट के फॉर्म में, जो ग्राम्स 1/ग्राम स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको नापते हैं, या किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू। अब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है उसके रेट को हम बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी। अब ये बताया इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम -2 ईयर -1 और के कैल मीटर -2 ईयर -1 टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। अब हम इसको डिवाइड करते हैं दो में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की ये होती है कि कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, उसका क्या रेट है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। पर अगर हम उसी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दें तो क्या आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई है और आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हुए हैं। देन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल, बिकॉज इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट। हमें लर्न तो एग्जाम्पल ही करने हैं, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या फ़र्क है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं, जबकि हेट्रोस्पोरस में 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। होमोस्पोरस में जो स्पोर्स हैं वो इक्वल साइज़ के होंगे, जबकि हेट्रोस्पोरस में स्मॉलर स्पोर्स को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, जो कि मेल हैं। लार्जर स्पोर्स को हम बोलेंगे मेगास्पोर्स, जो कि फीमेल हैं। होमोस्पोरस में जो स्पोर्स हैं वो एक ही स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे, जबकि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में माइक्रोस्पोर जो हैं वो एक ही प्लांट में प्रोड्यूस तो होते हैं, बट अलग अलग स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो मेगास्पोर जिससे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया और उसका साइज़ भी बड़ा होगा, और माइक्रोस्पोर जहाँ से प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो स्पोर हैं वो एक ही तरीके का गैमेटोफाइट बनाएंगे, जबकि हेट्रोस्पोरस में जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा और जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट करते हैं सॉइल में और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, जबकि हेट्रोस्पोरस में जो गैमेटोफाइट है वो हमारा डिपेंडेंट होता है। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड हेट्रोस्पोरस का सेलिजिनेला सैल्विनिया। थोड़े से और एग्जाम्पल हमें लर्न करने हैं और ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एचटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार रिपीट है। होमोस्पोरस में एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम,
जिसको हम बोलते हैं क्लब मोस, इक्विसीटम जिसको हम स्काउरिंग हॉर्स और हॉर्सटेल भी बोलते हैं, टेरेस जिसको हम बोलते हैं ब्रेक फर्न, ट्रायोपोटेरिस वुड फर्न, हमें इनके कॉमन नेम लर्न करने हैं, साइलोटम जिसको हम बोलते हैं विस्क फर्न। हेट्रोस्पोरस में आपके आएंगे सेलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला, आइसोइड्स जो है आपका क्विल वर्ड। विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। नो डाउट मुझे लगता है एनसीईआरटी में ये मेंशन होगा, बट कल मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला, सो मैंने इसका कहीं और से सोर्स से लगाया है। तो इसका आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स भी है हमारा ईटीसी में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा इकलौता एंजाइम है सिट्रिक एसिड साइकिल का जो एम्बेडेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये इंटीग्रल कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन को, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 2 भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। द अदर एंजाइम लिस्टेड आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अनदर क्वेश्चन था हमारा डोनर इक्विलिब्रियम में सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि डोनर इक्विलिब्रियम में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ये आपका ग्रेजुएशन से पूछा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक कोई भी आप ग्रेजुएशन की पढ़ लो, ये वहाँ से पूछा गया है। सो गिब्स डोनर इफेक्ट होता क्या है? गिब्स डोनर इफेक्ट को हम डोनर इफेक्ट, डोनर लो, डोनर इक्विलिब्रियम या गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये नेम दिया गया है बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को कि वो कैसा बिहेव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि आयन समटाइम फेल हो जाते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने में अक्रॉस द 2 साइड ऑफ मेम्ब्रेन। द यूजुअल कोज क्या है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चार्ज सब्सटेंसेस, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो अनेबल करते हैं कि वो मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो पाते। देयरफॉर वो कैसा इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते हैं? अनइवन। फॉर एग्जांपल लार्ज अनायनिक प्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा। अब सबको पता है कि ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। जो लार्ज हैं और ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हैं वो नॉन परमिएबल हैं, मतलब कैपिलरी वॉल को वो पास नहीं कर पाते, क्योंकि स्मॉल कटायंस जो हैं उनको हम इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे पर वो प्रोटीन से बाउंड नहीं होते। स्मॉल अनायन विल क्रॉस कैपिलरी वॉल अवे फ्रॉम द अनायनिक प्रोटीन मोर रेडिली देन स्मॉल कटायन। अब सम आयनिक स्पीशीज़, कुछ आयनिक स्पीशीज़ इजीली पास कर जाते हैं बैरियर के थ्रू वाइल अदर कांट। द सॉल्यूशन में बी जेल्स, कोलॉइड एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अराइज होती है 2 सॉल्यूशंस के बीच में उसको हम बोलते हैं डोनर पोटेंशियल, और इफ़ेक्ट को हम डोनर इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके नेम के बाद पड़ा है? जोसिया विलायड गिब्स एंड केमिस्ट फ्रेडरिक जी डोनर। सो डोनर इक्विलिब्रियम जो है वो पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे कोई ATP नहीं यूज़ होता, NADH नहीं यूज़ होता, ADP यूज़ नहीं होता। आयन एक्यूमुलेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से होती है, नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये एक पैसिव प्रोसेस है। डोनर इक्विलिब्रियम पैसिव आयन डिस्ट्रीब्यूशन से हम याद रखेंगे, और यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द पेयर्ड सेंट्रीओल रेप्लिकेट इन 2 पेयर। तो हम पढ़ते हैं कि जो M फेज़ है हमारी जो सेल साइकिल है वो 24 आवर में डिवाइड है, जिसमें 23 आवर इंटरफेज होता है प्रिपरेटरी फेज़, और 1 आवर होता है एक्टिव फेज़ जो है हमारा डिवीजन वाला फेज़। तो M फेज़ स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर की डिवीजन हो रही है 2 डॉटर क्रोमोसोम के बीच में। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और ये एंड कैसे होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद, तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जो इंटरफेज है जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ये 23 आवर के लिए होता है, एंड इस दौरान हमारा सेल जो है वो सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन करता है। तो मतलब रेप्लिकेशन हो रही है सेंट्रियोल की, तो मतलब हमारा ये इंटरफेज के दौरान हो रही है। अब इंटरफेज में 3 फेजेस आते हैं, G1 S G2। G1 फेज कॉरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन। G1 फेज वो फेज होता है जो माइटोसिस DNA रेप्लिकेशन के बीच में होता है। मतलब G1 फेज हम यहाँ से रूल 1 आउट कर सकते हैं, और M फेज भी रूल 1 आउट कर सकते हैं क्योंकि M फेज के दौरान रेप्लिकेशन नहीं होती। तो अब हमारा ऑप्शन हो गया या तो S या G2। अब ड्यूरिंग G1 फेज जो सेल हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं, पर वो रेप्लिकेट नहीं करते अपना DNA G1 फेज के दौरान। अब S जो है वो है हमारा सिंथेसिस फेज,
ये वो पीरियड है जो मार्क करता है कि डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन इस टाइम पे हो रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल हो जाता है। मतलब अगर इनिशियल अमाउंट हमारा जीवन में 2C है डीएनए का, तो सिंथेसिस फेज के दौरान हमारा कंटेंट डबल हो गया, 4C हो गया। हाउ एवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, पर क्रोमोजोम नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एस फेज में। इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर, तो सेल का नंबर सेम ही रहेगा। इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट हो जाती है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यही आपका आंसर है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज पेयर्ड सेंट्रियोल रेप्लिकेट इनटू 2 पेयर, सो आपका आंसर होगा एस फेज। ड्यूरिंग द G1 फेज जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं और वो प्रिपरेशन करते हैं माइटोसिस के लिए और सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। सो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। कल हम बाकी के 10 या 11 क्वेश्चन करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है